हाँ भाई, तो क्या हाल चाल है। आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञानम में। जैसा कि देखिए, हमने एक वीडियो बनाया था केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का और उसमें हमारा पूरा जलवा कायम था। अगर उसको सही से आप लोग देख लिए होते और अपने दोस्तों तक एकदम फैला दिए होते तो उन सभी का फायदा हो जाता। और हमने देखा पेपर, जब पेपर हो गया तो लगभग उससे 50+ मार्क्स का पूछा गया था। जिन भी बोर्ड्स के एग्जाम नहीं हुए हैं उन लोगों तक इस वीडियो को फैला दीजिए, जिससे उन बच्चों को कुछ फायदा हो सके, भला हो सके। बाकी तो तुम लोग वैसे भी अपना भला लेके रहो। अब देखिए, आप लोगों का पेपर है फिजिक्स का। हम फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं पूरे सिलेबस से। तो अगर मौका मिल जाए तो देख लीजिएगा और उन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिएगा और एकदम बेहतरीन तरीके से उसको तैयार करिएगा, जिससे कि अब की बार पेपर में जब आए तो एकदम बेहतरीन तरीके से अपना पेपर आप लोग कर सकिएगा। तो जैसा पहले चैप्टर हम लोग बताते हैं, पहला चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला। तो उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ लीजिएगा उसमें। और उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ लीजिएगा। और क्या उसमें पढ़ना है, और उसमें पढ़ना है हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसमें हम लोगों ने दो पोजीशन पढ़ी है, कौन कौन सी, एक ब्रॉड ऑन पोजीशन और एक एंड ऑन पोजीशन। कुछ नहीं तो फार्मूला तो जरूर ही इसका याद रखिएगा। वैसे डेरिवेशन इसका बहुत मुश्किल है कि आएगा, लेकिन फार्मूला जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे न्यूमेरिकल लगता है। फिर उसके बाद गॉस थ्योरम आप अच्छे से तैयार करिएगा। गॉस थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसके एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एप्लीकेशन में वही कौन सा एक एप्लीकेशन है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए इसका एप्लीकेशन है। और इसका दूसरा एप्लीकेशन आप लोग तैयार करिएगा, वो जो थिन स्फेरिकल सेल वाला नहीं है उसके लिए बढ़िया इसको तैयार कर लीजिएगा। उसमें आउटसाइड द स्फेरिकल सेल और इनसाइड द स्फेरिकल सेल। और एक इसका एप्लीकेशन और इंपॉर्टेंट है, वो है एक प्लेन सीट, इनफाइनाइट प्लेन सीट में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो ये इतनी सी थी पहले चैप्टर से जो कहानी थी। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन और 1 वोल्ट की डेफिनेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, 1 मार्क्स का कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और मेटल के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज किया जाता है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस का, तो उसका कैपेसिटेंस क्या इफेक्ट आएगा, तो ये आगे जाकर के हमको काम ही आएगा। तो इसलिए डाई इलेक्ट्रिक्स को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इंसुलेटर को ही डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आएंगे कैपेसिटेंस में। तो कैपेसिटर वाले में हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। और यहाँ से ही इसमें जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो जो C है वो A पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और D पर क्या, उनके प्लेट के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। तो ये वाला जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट भी 1 मार्क्स में 20-20 में से इसके क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसलिए बहुत ही सावधानी से इसको तैयार करिए। कोई लापरवाही की जरूरत नहीं है, लापरवाही करोगे तो भुगतान करोगे। जिंदगी का सवाल है यार, 4 दिन पढ़ लोगे तो ठीक रहेगा, परसेंटेज आ जाएंगे ठीक ठाक, थोड़ा सा नॉलेज भी हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या तैयार करना है, इसके बाद तैयार करना है, देखो एक हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ही, जब कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की कोई प्लेट रख दी जाती है तब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कैसे होते हैं, तो उसके लिए एक हमको तैयार कर लेना है। ठीक है, और एनर्जी जो होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसका सिर्फ आपकी बार डेरिवेशन तो नहीं है सिलेबस में, सिर्फ इसका फार्मूला है, लेकिन इसके फार्मूले से न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल बन जाते हैं। इसलिए इसके फार्मूले को भी आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। वही U इक्वल टू हाफ CV², इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया इस चैप्टर से भी। अब इसके बाद थर्ड चैप्टर है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ लीजिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ओम्स लॉ में VI जो ग्राफ है उसका पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो फार्मूला होता है P इक्वल टू V²/R, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स रहते हैं, तो इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और वो तैयार कर लीजिएगा रजिस्टिविटी भी अच्छे से तैयार करिएगा। रजिस्टिविटी के लिए एक खास बात बता रहा हूँ, ये कंडक्टर के मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए आप लोगों से कि कंडक्टर की लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया गया, 3 टाइम्स कर दिया गया, तो रजिस्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा, तो यार रजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो लेंथ 4 गुना कर दो, 10 गुना कर दो, 15 गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। रजिस्टिविटी अगर पहले सिल्वर का मटेरियल था अब भी सिल्वर का है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, रजिस्टिविटी सेम रहेगी। ठीक है, ऐसा ही इससे न्यूमेरिकल भी बनता है इसी टॉपिक से। क्या न्यूमेरिकल बनेगा कि लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया गया है तो नया रेजिस्टेंस बताइए कितना हो जाएगा, या 10% इंक्रीज कर दिया जाता है तो नया रेजिस्टेंस बताइए कितना हो जाएगा। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और इससे क्या तैयार करिएगा, इससे तैयार करिए आप लोग सेमी जो कंडक्टर होते हैं उनके कंडक्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है,
और उसके बाद आप लोग तैयार करिएगा किरचॉफ लॉ और किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल। और किरचॉफ लॉ का कौन सा न्यूमेरिकल, जो सेकंड लॉ है किरचॉफ का, उसके बेस पर, जो लूप वाला लॉ है उसके बेस पर न्यूमेरिकल आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। पेपर में आपको 100% इसका न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, ठीक है। और व्हीट स्टोन ब्रिज, इसका तो जलवा हमेशा रहता ही रहता है, तो जिसका जलवा रहता है उसको तो आप अच्छे से तैयार ही करिएगा, ठीक। अगला चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में भैया देखो बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं, लेकिन यहां से मुझे जैसा लग रहा है कि एक क्वेश्चन केस बेस्ड में आएगा और यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है रीजन एजर्शन में भी एक। अच्छा, तो जो थ्योरी में आएगा वो क्या है, बायो सेवर्ट लॉ पढ़ लीजिएगा, इसके एप्लीकेशन पढ़ लीजिएगा सर्कुलर रूप के लिए, एम्पियर्स का सर्किटल लॉ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। और इसके एप्लीकेशन में इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए पढ़ लीजिएगा। सोलेनॉइड के क्वेश्चन 1 मार्क्स में बीच बीच में से पूछे जाएंगे, इसलिए सोलेनॉइड को अच्छे से पढ़िएगा। डायरेक्ट सोलेनॉइड का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बीच बीच से 1 मार्क्स के इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी स्ट्रेंथ, अगर हम लोग करंट की इंटेंसिटी को बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड बताइए बढ़ेगा या घटेगा, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। इसके बाद और क्या इसमें मिल सकता है देखने को, तो इसमें मिल सकता है जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे, ये हम लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। भाई इस चैप्टर में तो इसका अपना अलग ही जलवा रहता है। एक इसका मैं फार्मूला बता रहा हूँ, L = -e/di/dt। इसका न्यूमेरिकल आप अच्छे से तैयार करिए कि डायरेक्ट वो इंडक्शन का उससे डेफिनेशन से कोई मतलब लेना देना नहीं है, लेकिन L = -e/di/dt। इसी तरीके से म्यूचुअल इंडक्शन का भी आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से तैयार करिएगा। लेकिन ये तो मैंने पर्टिकुलर बताया है, इसको ढंग से तैयार करिएगा, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फैराडे लॉ आप पढ़िएगा, फैराडे लॉ जान लगा के पढ़िएगा, ठीक है। लेंज लॉ पढ़ लीजिएगा और सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन का थोड़ा बहुत जलवा रहता ही रहता है, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसके क्वेश्चन टुकड़े टुकड़े में देखने को मिलेंगे, अभी से बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, मैं ये बात भी बता रहा हूँ, इसलिए जैसा कहो उतना काम करो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आइए अल्टरनेटिंग करंट में। अल्टरनेटिंग करंट में भाई इस चैप्टर का एक अलग ही वो है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर मेरी बात नहीं मानोगे इस चैप्टर के लिए तो एकदम से धराशायी हो जाओगे। तो इस चैप्टर में क्या तैयार करना, RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज। पहली तो बात ये ढंग से इसको तैयार कर लीजिएगा। दूसरी बात इम्पीडेंस और रिएक्टेंस, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है LCR सर्किट के लिए, LCR के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जो फार्मूला होता है Z = √r² + xl - xc का होल स्क्वायर, ये वाला था ना। और इसी में वो tan phi = xl - xc/r, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये डेरिवेशन डायरेक्ट आ जाता है, इसका न्यूमेरिकल आ जाता है, डायग्राम बना करके दे देगा और कैलकुलेशन करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो ढंग से तैयार करिएगा। और इस चैप्टर में और क्या आएगा, जो थ्योरी में क्वेश्चन आएगा वो ट्रांसफार्मर से आएगा। और आजकल तो ऐसा भी जलवा हो गया ट्रांसफार्मर का कि ट्रांसफार्मर में गिना चुना छोटा सा फार्मूला उसमें न्यूमेरिकल पूछ लेता है, ट्रांसफार्मर दे देगा, साथ में उसका एक या 2 नंबर का न्यूमेरिकल दे देगा साथ में, तो टुकड़े में क्वेश्चन आ सकता है। 3 + 2 ऐसे कर देगा, या 3 + 1 + 1 ऐसे मार्क्स में क्वेश्चन देगा। तो इसलिए होशियार रहिए और ढंग से इसको तैयार करिए, ठीक है। अब हम बता रहे हैं ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स 18 नंबर की आएगी, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये पूरा मिला करके ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो वेवलेंथ दी रहती है, जैसे एक्स रेज की वेवलेंथ कितनी होती है, गामा रेज की कितनी होती है ना, तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। दूसरी बात, ऑप्टिक्स में प्योर ऑप्टिक्स जब शुरू होगी, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स में पहले हम लोग समझेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। तो रे ऑप्टिक्स में कुछ गिने चुने में बता रहा हूँ, इनको अच्छे से तैयार करिएगा, बहुत ज्यादा ये नहीं कि हर डेरिवेशन को एकदम रट्टा लगाए बैठे हुए, समझ करके ढंग से इसको तैयार कर लीजिए। जो बता रहा हूँ क्या है, पहला तो स्नेल्स रूल तैयार कर लीजिएगा, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसका एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन क्या है, ऑप्टिकल फाइबर वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ढंग से तैयार करिएगा, ठीक है। धमकी नहीं दे रहा हूँ यार, बोल रहा हूँ कि भविष्य का सवाल है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद इसमें आप तैयार करिएगा रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस, इसमें 2 सर्फेस हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दोनों से आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है। लेंस मेकर फार्मूला तैयार कर लीजिएगा। और क्या तैयार करेंगे, लेंस मेकर फार्मूले के साथ साथ मैग्निफिकेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। देखो इससे इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसका न्यूमेरिकल बन सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद इसमें आप और तैयार करिएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। इसमें एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आई डेल्टा कर्व, ठीक है, आई डेल्टा कर्व, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करिए। और जो माइक्रोस्कोप वगैरह है, तो यहाँ से जो
आएगा क्वेश्चन वो आ सकता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, नहीं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो है इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा और इसका मैग्नीफाइंग पावर वगैरह भी, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसका हो सकता है सिर्फ रे डायग्राम, लेवल डायग्राम ही कहते बनाने के लिए, रे डायग्राम ही बनाने के लिए आ जाए, तो उसको आप अच्छे से तैयार करिए रहिएगा जिससे कि गलत ना हो। हाइगेंस थ्योरी, जो हाइगेंस प्रिंसिपल है, और उसके बेस पर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का प्रूफ, ठीक है, बहुत ढंग से हाइगेंस थ्योरी, और क्या इसके बेस पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करके चले जाइएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा पेपर में, नहीं तो बैठ करके रोगे वहां फिजिक्स के पेपर में, जैसे केमिस्ट्री में रो रहे थे, बता दिए थे फिर भी नहीं पढ़े बहुत लोग। फिर उसके बाद यहाँ पर यंग से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि केस बेस्ड में इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं ये तैयार कर लीजिएगा 1 मार्क्स के लिए, और बहुत ज्यादा और यार इससे कुछ नहीं आएगा, बस इतना ही बहुत है, ठीक है। अब हम चलते हैं और किस चैप्टर की तरफ, एटम्स एंड न्यूक्लियाई और डुअल नेचर ऑफ मैटर। यहाँ से देखो, एक तो डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ना, जो आइंस्टीन की इक्वेशन थी वो, और क्या नाम है उसका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये चीज हो गई, है ना। तो इसका न्यूमेरिकल भी उसके बेस पर आ सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो आइंस्टीन इक्वेशन होती है, ठीक है, उसके बेस पर पूछा जाएगा। और एटम न्यूक्लियाई में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मास डिफेक्ट पढ़ लेंगे अच्छे से, और बोहर्स मॉडल पढ़ लेंगे, रदरफोर्ड मॉडल, और रदरफोर्ड मॉडल में तो क्या पढ़ो, रदरफोर्ड मॉडल के जो वो है डिमेरिट्स हैं उनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। हाँ, तो इतना आप लोग अच्छे से एटम न्यूक्लियाई के लिए करेंगे। अच्छा, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तो क्योंकि देखो जो मास डिफेक्ट है ना, उसमें न्यूमेरिकल उसका आ सकता है, इसलिए मैं उसके लिए बहुत कह रहा हूँ। बहुत आसान है लेकिन उसका न्यूमेरिकल आ जाता है, और उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बहुत लेंथी टाइप की रहती है, पॉइंट पॉइंट में रहता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चों को करने में, बाकी उसमें कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई ही करना रहता है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चैप्टर हमने बताए कि बढ़िया किस तरीके से तैयारी करनी है। अच्छा, दूसरी बात एक और, सबसे जो बेहतरीन बात है वो बात मैं बता रहा हूँ, इतना तो तैयार करिएगा ही करिएगा, अच्छा लगे तो करिएगा यार, भरोसा हो, नहीं वीडियो देख लीजिएगा केमिस्ट्री वाला, कितना पेपर में आया था, जो जो रिएक्शन बताई थी, जैसे जो क्वेश्चन बताया था वो क्वेश्चन वहीं पे पूछा गया था, मैंने बताया था रीजन एजर्सन क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से आया था, ठीक है। तो इसलिए तैयारी बेहतरीन करिए, लेकिन मेरा एक ऐसा मानना है कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, किरचॉफ लॉ वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से तैयार करिएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिज्म इधर मत छोड़िएगा। अच्छा, सेमीकंडक्टर रह गया, सेमीकंडक्टर में बता दे रहा हूँ, सेमीकंडक्टर में क्या तैयार करोगे। सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर एंड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, पहले ढंग से इसको तैयार करिएगा। फिर उसके बाद एलईडी को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और आप लोग पढ़िएगा इसमें जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर एंड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, ये पढ़ लीजिएगा। और कंडक्ट जो बैंड होते हैं, बैंड थ्योरी, उसके बेस पर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इनमें क्या डेफिनेशन होती है ये पढ़िएगा, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब बात आई पढ़ाई कैसे होगी, तो पढ़ाई यार सिंपल सी बात है, मैं एकदम क्लियर कट बात बता रहा हूँ। ऑप्टिक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक टुकड़ा अलग कर लीजिए, फिर दूसरे टुकड़े में चले जाइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और एटम न्यूक्लियाई, दूसरे टुकड़े का काम खत्म हो गया। तीसरे में सीधी सिंपल सी बात है, इधर जो फर्स्ट चैप्टर से लेकर के किरचॉफ लॉ तक है इसको खत्म कर लीजिए, फिर मैग्नेटिज्म वगैरह बचा, एटम और उधर थोड़ा सा सेमीकंडक्टर बचा, इसको खत्म कर लीजिए, बहुत आसानी से आपका तैयार हो जाएगा। अभी भी अगर आप तैयारी करने बैठिए तो अभी भी आपका पेपर कितने को है, 4 मार्च को है, ठीक है। अन्य जो बोर्ड्स हैं उनमें अभी हो सकता है और बाद में हो, मुझे नहीं पता कि उनका एग्जाम कब है, लेकिन वो लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करें, वीडियो को दूर तक फैलाइए जिससे आपके साथियों को फायदा हो। अगर उनका भला चाहते हो तो फैला दीजिए, ना भला चाहते हो, दुश्मनी बांधना हो तो मत फैलाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ठीक भाई, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, और क्या ही कहें, ठीक। तो फिर मिलते हैं, आप नए टॉपिक में शुरुआत करेंगे धीरे धीरे पढ़ाना टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया एग्जाम दीजिए, ऑल द बेस्ट।